आप सभी को नमस्कार, प्रणाम भाइयों। मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाई थी अभी परसों। वो थी एक्चुअली 5 रूल्स टू मेक रिच। एंड मैं उसमें काफ़ी आपको बता चुका था कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रिच बनने के लिए। और ये हमारे उन बच्चों को सीखने की और समझने की अपने जीवन में अति आवश्यकता है जो अपने कैरियर की अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं जहाँ तक आपको मैंने बता दिया था कौन कौन से देश ऐसे हुए जो बाद में बर्बाद हो गए, कौन कौन से हो गए जो बन के भी रहे, अर्थव्यवस्था खत्म होने के बाद में भी उनकी स्थिति ऐसी बनी रही। अब मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि आखिर सवाल ये उठता है कि क्या कि नॉर्वे ने ऐसा क्या किया जो वेनेजुला ने नहीं किया। इसका सीधा सा जवाब है बचत। तेल मिलने के कुछ ही सालों बाद नॉर्वे की सरकार को समझ आ गया कि तेल के जो पैसे हैं आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने सेविंग करनी शुरू कर दी और सेविंग करके उन्होंने कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसमें से बचाना शुरू कर दिया और अपने बचत को फंड में जमा करने लगे। फंड का नाम उन्होंने रखा था नॉर्वे सेव रेंज सोवरेन सॉरी नॉर्वे सोवरेन फंड। और फिर उसी फंड से इन्वेस्टमेंट की गई। वो जो फंड उन्होंने एकत्रित किया, इकट्ठा किया था, उस फंड से उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट की। उसी फंड से नॉर्वे को इतना मजबूत कर दिया कि जब 2008 में दुनिया मंदी से जूझ रही थी तो नॉर्वे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिर्फ सेविंग करके आप अमीर नहीं बन सकते हो। आपको सेविंग के साथ साथ में सही जगह इन्वेस्ट करना भी ये आना बहुत आवश्यक है। कहते हैं ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है, पर जिस तरह चुंबक को डिब्बे में बंद करके उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, उसी तरह पैसे को एक स्थान पर रखकर या कहीं तिजोरी में रखकर वो पैसा वहीं पर क्लोज हो जाता है, रुक जाता है। उसका जो हम फायदा नहीं ले पाते लॉकर में रखने से। पैसों की जो खींचने की ताकत है वो एक प्रकार से खत्म हो जाती है। नॉर्वे ने क्या किया? नॉर्वे ने अपने फंड के $300 मिलियन 72 देशों की लगभग 9,000 जो ये कंपनियां जैसे एप्पल है, नेस्ले है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग, इन सब के शेयरों में, इन सब के जो शेयर थे उनको उसने खरीद लिया। तो उनमें इन्वेस्ट की और धीरे धीरे बढ़ते आज उस फंड की जो वैल्यू है, आप यकीन नहीं करेंगे 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। जबकि जो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी मैं समझता हूं 80 या 90 बिलियन के आसपास है। इसी तरह उसको अमीर बनने के लिए एक खर्च पर कंट्रोल उसने किया और पैसे का सही जगह इन्वेस्टमेंट किया। और हमको भी यदि ग्रोथ करनी है अपने लाइफ में तो पैसे की बचत के साथ साथ में उसकी इन्वेस्टमेंट हमको करनी होगी। अमीरी का अगला और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट रूल नंबर 4 है कि मौका पर चौका मारना सीखना होगा। एक कहावत है ना, मौके पर चौका मार दिया। आप फुल टॉस यदि गेंद मिलती है तो उस पर छक्का मारे बिना रहो मत। कहने का अर्थ है जीवन में फुल टॉस कभी कभी मिलती है और फुल टॉस बॉल मिले तो उस पर छक्का मार दो। जैसे कि जो लोग रियल एस्टेट की नॉलेज रखते हैं उन्हें पहले से अंदाजा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनते ही जमीन का रेट 1,000 रुपए गज से बढ़कर 20,000 रुपए गज तक हो सकता है। इसीलिए इस नॉलेज की वजह से जमीन जब वहां पर 2,000 रुपए गज थी तब उन्होंने बहुत जमीनात खरीदी, वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया और जब कीमतें उसकी बढ़ गई तो अच्छा खासा उन्हें पैसा उनसे कमा लिया। मौके का फायदा कैसे उठाते हैं इसके लिए आपको एक उदाहरण और 1963 में 1963 में आपको लेकर चलता हूं। एक बैंक, उस बैंक का जो समय
कहने का मतलब है एक जो बैंक था उसका नाम था अमेरिकन एक्सप्रेस। बैंक में एक कंपनी ने वो सबको लोन देता था और वो केवल स्टॉक पर ही लोन देता था। बैंक वो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट स्टॉक के आधार पर ही लोन देता था। तो उससे एक कंपनी ने यह कहकर लोन लिया कि हमारे पास 160 मिलियन का ऑयल है। बैंक वालों ने जाकर जब उसे देखा तो बहुत सारे बकेट्स वहां पर बड़े बड़े जो वो होते हैं, क्या नाम है, जिनमें तेल भरे होते हैं, बैरक वगैरह वो बने हुए थे। तो उन्होंने उसको चेक किए बिना उन्होंने सोचा कि ये सच ही बोल रहा होगा और एक बड़ा मजबूत इंसान नजर आया उन्हें, तो उन्होंने उसको लोन दे दिया, जबकि उन बैरल्स में तेल की जगह पर पानी था। खबर ओवर लीक हो गई। ओवर लीक होने से क्या हुआ कि जो भी बैंक में लोगों के पैसे थे, कि इस बैंक के साथ ठगी हो गई, तो जो भी लोगों के बैंक में पैसे थे वो सब बैंक के पैसे लोगों ने अपने निकाल लिए। अब निकालने के बाद क्या होता है कि उसकी जो है शेयर एकदम डाउन होते चले गए। जो लोग शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं तो शेयर एक झटके में उसका आधा हो गया। आदमी अपना पैसा वापस निकाल रहा था। हर इंसान ने उसी स्कैंडल के दौरान उसी बैंक में एक ऐसा मैसेज हो गया कि अब ये बैंक करप्ट हो जाएगा, ये अब बैंक द्वारा उभर नहीं पाएगा। लेकिन एक इंसान ने उसी वक्त उस डूबते हुए बैंक में $20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। सबने सोचा ये सुसरा बेवकूफ इंसान है, इस आदमी में इतनी अकल नहीं है कि ये बैंक कहां पर जा रहा है, नीचे डूब रहा है और ये 20 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन्वेस्ट के बाद में होता क्या है, उस व्यक्ति ने बैंक को नीचे से लेकर ऊपर तक पता किया तो उसको यह पता लगा कि इस ठगी से बैंक की रेपुटेशन को चोट तो पहुंची है, पर इस बैंक का बिजनेस मॉडल एकदम टॉप क्लास है और आज नहीं तो कल वापस होगा ही। इस आदमी का जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल एकदम सटीक था। ऐसा ही हुआ और उस आदमी का नाम था वॉरेन बफेट। आप जानते हैं टॉप 10 रईसों में से एक है आज वो, और आज वो उस बैंक के 20% से अधिक स्टेन ऑन करता है, जिनकी वैल्यू 2023 के डेटा के मुताबिक $26.1 बिलियन है। 1963 में वॉरेन ने जब वो शेयर खरीदे थे शेयर, उस समय ज्यादा पैसे कई इन्वेस्टर के पास थे, उससे ज्यादा पैसे उस टाइम पर बफेट को मौके पर चौका लगाना आता था। और यही वजह है कि इंडियन एक्सप्रेस आज उनके पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी कंपनी है। अब चलते हैं हम, आजकल एक बहुत प्रचलित एक विवाह हुआ है अंबानीज के यहां पर अमीरों के सबसे महत्वपूर्ण 5वें रूल को देखो। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि देखा देखी से बचे। सबसे लाइव एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। आपने मुकेश अंबानी जी के बेटे की जो टेस्ट मैच जितनी लंबी शादी देखी होगी, एक के बाद एक प्रोग्राम, एक के बाद एक प्रोग्राम, एक के बाद एक प्रोग्राम, ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। और अंबानी के छोटे बेटे अनंत की जो चकाचौंध भरी हाई प्रोफाइल शादी देखकर लोगों के अंदर भी अंबानी बनने की इच्छा जाग गई होगी। कई लोगों ने तो शादी से लेकर विदाई तक सिर्फ इसलिए देखी होगी ताकि जान सके कि अंबानी शादी कैसे कर रहा है, जिससे कि वो भी अपनी शादी में भी ऐसे मिलता जुलता कुछ कर सके। कुछ लोगों ने तो, मैं बता रहा हूं आपको, पक्का इरादा कर लिया होगा कि हमारी शादी में अंबानी की तरह ही ढेर सारे फंक्शंस होंगे, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। लेकिन भाइयों, यदि हम ऐसा करते हैं तो आपने एक चीज और देखी होगी कि ये जो मिलते जुलते प्लेटफॉर्म हैं, एक शादी हुई थी रिहाना और जस्टिन बीबा, इनकी भी इसी तरह के मिलते जुलते प्लेटफॉर्म की शादी थी वो पहले। तो मैं भी
पाया उसमें भी पाया बोलकर करवाऊंगा ही। अब देखिए, अनंत ने अगर 200 करोड़ की शेरवानी पहनी है, अनंत अंबानी ने 200 करोड़ रुपए की शेरवानी पहनी है, तो लोग सोच रहे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई, यार 3-4 लाख की तो हम भी पहन सकते हैं। भाई साहब, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना और इस दिशा में सोचना भी मत, बहुत भारी पड़ेगा। अंबानी ने अगर 5,000 करोड़ खर्च किए भी है ना, तो वो बहुत सोच समझकर खर्च किए हैं। उनकी नेटवर्थ का 1% भी नहीं है। आप बराबरी करने निकलेंगे तो लोन लेने की नौबत आ जाएगी, और ऐसा ना हो कि बाद में किस्तें भरने के लिए भी शादी की शेरवानी को ही किराए पर देना न पड़ जाए भैया। और वो मुकेश अंबानी है भाई साहब, सांस भी लेते हैं तो उनकी दौलत बढ़ जाती है। और कौन जानता है कि बेटी, जिस अंबानी ने बेटी ईशा की शादी में केवल 700 करोड़ रुपए खर्च करे, वो मुकेश अंबानी सीधा 5,000 करोड़ क्या सोचकर खर्च कर रहा है, हम क्या जान सकते हैं उसके बारे में। वो बिजनेस टाइकून है। इसके पीछे कोई बड़ा बिजनेस प्लान हो सकता है, इसे समझना ना मेरे बस का है बात है भैया। और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, आपको भी सलाह दे रहा हूं, भूल कर भी इस कंपैरिजन के चक्कर में मत आना, फ्यूचर मत बिगाड़ लेना। और भैया एक बात मैं बताऊं आपको, अंबानी ने तो ये सारे पैसे वसूल कर लिए। शादी का खर्च उन्होंने शगुन के रूप में आपको बिना बुलाए जियो का रिचार्ज बढ़ाकर आपसे ले लिया है। भाइयों, मैं आपको ये 5 नियम जिंदगी में ऐसे मैंने बताए हैं जो बहुत काम आने वाले हैं, और आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं इनसे। लेकिन ये मैंने जो लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट बताया है कि भाई, और सारी चीजें तो ऐसी होती है कि वो व्यक्ति उसमें 50-50 होता है, लेकिन लास्ट वाला जो मैंने बताया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बताया मैंने कि किसी की होड़ के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत कर लेना। बस कि उसने इतना किया है, हम इतना कर लें। आपको क्या पता वो क्या है क्या नहीं है, वो क्यों खर्च कर रहा है, क्या उसका पीछे मोटिव, क्या पर्पज है। इसलिए अपनी हैसियत के हिसाब से कोई भी कार्य करिएगा, किसी के दिखावे के चक्कर में अपने आप को तबाह मत कर लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में फिर आगे आपको बहुत परेशानी आएंगी। अगर मान लो कर्जा लेके आपने कोई इस तरह का आडंबर या इस तरह का दिखावा करने का प्रयास किया तो। और मैंने इन्वेस्ट की बात की, तो इन्वेस्ट भी वहां पर करना जिस चीज की आपको नॉलेज हो। जैसे अयोध्या में किन लोगों ने इन्वेस्ट किया, जिनको रियल एस्टेट की नॉलेज थी। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक डूब गया, शेयर किसने खरीदे? उसने, बफेट ने, जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज थी। अदरवाइज सब कुछ बेकार हो जाएगा। नॉलेज और सब में 50-50 है, लेकिन यहां तो आप हटी जाओ बिल्कुल। तुलनात्मक अपनी जैसी क्षमता इतना कार्य कीजिए बस। अगर सुखी और संपन्न रहना है तो सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको बताता हूं भाई, कर्ज जो होता है, जीवन में कर्ज कभी ना लेना पड़े किसी को। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि किसी व्यक्ति को कर्ज ना लेना पड़े। बिना कर्ज के वो अपना आराम से जीवन जिए। चाहे कहते हैं ना, कम खा ले, मेहनत पूरी करे ईमानदारी से, लेकिन जो मिल रहा है वो परमात्मा दे रहा है, हमारे बस की नहीं है। 10 लोग सुबह निकलते हैं काम करने के लिए, एक 100 रुपए कमा के लाता है, एक 500 कमा के लाता है, एक 2,000 लाता कमा के, एक 5,000, एक 10,000। तो वो तो उस ऊपर वाले ने उसका मीटर सेट कर रखा है ना। तो उसके हमें तो सिर्फ कर्म करना है, हमारा क्या कर्म है वो हमें करना है, बस बात खत्म। देने वाला वो है, कर्म करने वाले हम हैं। और मैं एक बात आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, भगवत गीता के हिसाब से, कि कर्म करोगे तो निसंदेह फल अवश्य मिलेगा। कर्म और शब्द कभी समाप्त नहीं होते। तो आप सबको मेरा प्रणाम।
नाउ आई हैव टू गो एंड मैं सभी से फिर पुनः निवेदन करूंगा कि ये जो मैंने 5 पिछली वीडियो और ये वीडियो बनाई है इसको 2-3 बार अवश्य देखें। खासतौर पर जो नए लड़के होते हैं उनको क्या होता है, शुरुआत में अच्छे पैसे 30-40 हज़ार मिलते हैं, तो वो उसमें से क्या काम करते हैं कि 25-30 हज़ार रुपये अपनी जान को सबसे पहले कर्ज बांध लेते हैं। ऐसा ना करें। तो आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। जय श्री राम।